आपने बहुत सुना होगा कि आयुर्वेद से चीज़ें कितनी ज़्यादा ट्रीट होती हैं। नहीं, जिन इंसानों की फेल हो जाती है और डायलिसिस होते हैं तो कुछ ऐसे सिम्टम्स भी तो नज़र आते होंगे। किडनी और ख़राब हो रही है, एडवांस हो रही है, यूरिया लेवल बढ़ रहे हैं, तो यूरिया की वजह से भी सिम्टम हमें देखने को मिल जाते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। जैसे कि आयुर्वेद का नाम आपने बहुत सुना होगा कि आयुर्वेद से चीज़ें कितनी ज़्यादा ट्रीट होती हैं। अब मैं आपको आयुर्वेद का मतलब बताती हूँ। आयुर मतलब आपका जीवन और वेद मतलब ज्ञान, यानी कि वो चीज़ जो आपको आपके जीवन का ज्ञान दे, वो है आयुर्वेद। और आज नेशनल खबर की पूरी टीम गुड़गांव के श्रेयास में जिन इंसानों की फेल हो जाती है और डायलिसिस होते हैं तो कुछ ऐसे सिम्टम्स भी तो नज़र आते होंगे। किडनी जब खराब होनी शुरू होती है तो वो कुछ इनिशियल सिम्टम्स देती है और कुछ केसेस में बिल्कुल सिम्टम्स नहीं आते। अगर बीपी, क्योंकि किडनी खराब होने के पीछे दो बड़े रीजंस हैं, बीपी और शुगर। अब बीपी अगर आपकी बॉडी में एकदम तेज़ी से बढ़ेगा तो वो सिम्टम देता है, हेडेक देता है, ब्लरी विजन देता है, तो वो सिम्टम होते हैं हाई बीपी के। अगर आप इस हाई बीपी के सिम्टम को इग्नोर कर जाते हो तो चांसेस होते हैं कि बीपी की वजह से आपकी किडनी खराब हो जाएगी। तो एक तरीके से जो हाई बीपी का सिम्टम है वही किडनी खराब होने का भी सिम्टम हो गया। इसी तरह से अगर आपको वीकनेस बन रही है, यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वो एक सिम्टम होता है डायबिटीज़ का। अब जो डायबिटीज़ से, अब हम मान के चलते कि डायबिटीज़ है आपको, तो 4 में से 1 पेशेंट की किडनी डायबिटीज़ की वजह से खराब होती है। तो जो डायबिटीज़ के सिम्टम्स है वही है किडनी फेल की इनिशियल सिम्टम्स। अगर कोई पेशेंट इन दोनों को इग्नोर कर देता है कि ठीक है डायबिटीज़ ही तो है, बीपी ही तो है, सभी को तो होता है, दवाई खा लूँगा ठीक हो जाऊँगा, ये अप्रोच रखता है, या मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, महसूस नहीं हो रही, मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। जब एक इंसान ऐसी अप्रोच ले लेता है तब किडनी खराब होनी शुरू होती है। और जब किडनी खराब हो रही है तो किडनी का काम होता है बॉडी में से पानी निकालना, वेस्ट मटेरियल क्रिएटिनिन, यूरिया को निकालना। अब ये नहीं हो पाएगा। अब बॉडी में ये टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठे होने शुरू हो गए। अब ये टॉक्सिक मटेरियल हैं, बॉडी को पसंद तो आएंगे नहीं, बॉडी इसके अगेंस्ट सिम्टम पैदा करती है। जब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना शुरू होता है तो आपको इचिंग हो सकती है, आपको नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है, नींद कम हो जाएगी, खून की कमी देखने को मिल जाती है कि जब किडनी डैमेज होनी शुरू होती है, मसल्स में क्रैम्प आने शुरू होते हैं। मगर ये सारे सिम्टम तब आते हैं जब किडनी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी होती है। इनिशियल स्टेजेस में सिम्टम सिर्फ एक आ रहा होता है, वो है यूरिन में प्रोटीन। अगर यूरिन में झाग आ रही है, किसी को लगता है कि हमने यूरिन किया और ऐसा लगता है सर का पानी वहाँ पड़ा हुआ था, बहुत सारी झाग बन रही है, तो इनिशियल सिम्टम होता है, तो वो बता रहा होता है कि यूरिन में प्रोटीन है। किडनी खराब का वो भी नहीं बता रहा होता। अब यूरिन में प्रोटीन जो होता है वो सबसे इनिशियल सिम्टम होता है और मैक्सिमम केसेस में हमें देखने को मिल जाता है। अब जैसे किडनी और ख़राब हो रही है, एडवांस हो रही है, यूरिया लेवल बढ़ रहे हैं, तो अब यूरिया की वजह से भी सिम्टम हमें देखने को मिल जाते हैं। यूरिया जो होता है उसका सबसे बुरा इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे पड़ता है। सबसे पहले पेशेंट को भूख कम लगनी शुरू होती है, खाना खाने के बाद एकदम वॉमिटिंग फीलिंग होनी शुरू हो जाती है, पानी पीता है उसके बाद वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो ये सिम्टम यूरिया की वजह से आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम कहीं भी देखने को मिल रहे हैं, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, तो वो आपके लिए दिक्कत है। फिर पेशेंट को डायलिसिस की तरफ जाना पड़ सकता है, क्योंकि उसने इनिशियल स्टेजेस पे जो सिम्टम थे उसे किसी भी कारण से इग्नोर किया था। तो जो साइन एंड सिम्टम्स मैंने बताए हैं, अगर कोई इसको ध्यान रखता है, बीपी को इग्नोर नहीं करता, डायबिटीज़ को इग्नोर नहीं करता, वो किडनी का पेशेंट बनेगा ही नहीं। धवन जी, बात ये है कि ऐसे जो सिम्टम्स हैं वो और भी देखने को, किसी और बीमारी में भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल होप सो। तो इंसान को कैसे पता चले कि वो किडनी के लिए ही है या फिर किसी और बीमारी के लिए है? अगर बीपी शुगर की आपकी हिस्ट्री है तो आपको हर साल एक बार KFT ज़रूर करवा लेना चाहिए। और यूरिन टेस्ट, अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, किडनी फंक्शन देख रहे हैं कि वो डेटोराइट हो रहा है, तो आपको वहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। अब जो ये इनिशियल साइन आपने कहा कि ये सिम्टम्स जो हैं और बीमारी में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, और बीमारी में देखने को मिलते हैं, बट हमारे पास टेस्ट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जांचने का कि ये जो बीमारी के सिम्टम आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। अगर आपका KFT नॉर्मल है, LFT करवाते हैं, LFT में देखते हैं कि कोई दिक्कत है, तो वो टेस्ट से ही पता लगेगा कि ये जो दिक्कत आ रही, सिम्टम्स आ रहे हैं, वो किस रीज़न से आ रहे हैं। ठीक है। तो अगर कोई इंसान डायलिसिस की तरफ मूव करता है तो डायलिसिस से वैसे तो काफ़ी सारे नुकसान शरीर को होते हैं, तो अगर कोई करता है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी एज अ डॉक्टर कि शरीर को क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं?
देखो, डायलिसिस का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जब हम डायलिसिस कोई करवाने जाता है तो बॉडी में से क्रिएटिनिन और यूरिया तो निकलता है ही है, बट साथ में बॉडी में जो मिनरल्स हैं, जो प्रोटीन हैं, जो विटामिन्स हैं, वो भी निकलने शुरू हो जाते हैं। तो हम एक कॉमन चीज़ देखते हैं हर ऑलमोस्ट सारे ही डायलिसिस पेशेंट में कि उनकी बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। अब पेशेंट वीक हो रहा है, वो कमज़ोर होता जा रहा है, उसका मसल मास कम होता जा रहा है, तो जो उसका हार्ट बना हुआ है, दिल जो बना है, वो भी मांसपेशी का बना हुआ है। तो वहाँ जब वीकनेस पहुँचती है तो हार्ट की कैपेसिटी ब्लड को पंप करने की वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, और एक स्टेज ऐसी पहुँचती है जहाँ पर वो पंप ही नहीं कर पाता, ब्लड सर्कुलेट ही नहीं होता और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है डायलिसिस का। और इससे निकलने का अभी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं कि हम उसके सिम्टम्स को, जो उसका नुकसान है, उसे कम कर सकें। एक ही चीज़ है, वो है खाना। अगर आप पेशेंट खाना ठीक से खा रहा है, डायलिसिस करवा रहा है, तो उसकी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। आप भी मतलब डाइट पर ही लेके इंसान को ट्रीट करते हैं या फिर किसी और तरीके से? अगर हमने एक पेशेंट को ठीक करना है तो उसमें 3 एलिमेंट ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है बीमारी हुई ही क्यों। अब आप सोचो कि आप सब कुछ कर रहे हो, पेशेंट की किडनी खराब हुई थी बीपी से, और आपने बीपी को छोड़ रखा है, बीपी अभी भी बढ़ा हुआ है, तो वो किडनी को कॉन्टीन्यूसली नुकसान पहुंचाता रहेगा, क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ते चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। बट अगर आप पहला काम करते हो कि जिसकी वजह से किडनी खराब हुई थी उस बीमारी को कंट्रोल कर देते हो, ठीक है, तो किडनी आगे खराब नहीं होगी। यानी अगर मान लो क्रिएटिनिन आपका 4 है, 4 पे हम अराउंड 60% किडनी डैमेज मान लेते हैं, तो वो 4 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। पहली चीज़ ही होगी। दूसरी चीज़ होती है डाइट, क्योंकि बॉडी में हम जो भी चीज़ लेके जा रहे हैं वो हम खाने से मैक्सिमम लेके जा रहे हैं जी। आपकी किडनी क्या काम करती है? इसी को साफ करके वेस्ट मटेरियल को बाहर करती है। अब आपकी किडनी ऑलरेडी डैमेज्ड है, वो कम काम कर रही है, और आप अपनी मर्जी से कुछ भी खाओगे, मान लो आप ज़्यादा फ्राइड आइटम खा रहे हो, नॉन वेज ज़्यादा खा रहे हो, तो बेसिकली आप बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा लेके जा रहे हो। तो हम डाइट से क्या कंट्रोल करते हैं कि बॉडी के अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल ज़्यादा इकट्ठा ना हो, क्रिएटिनिन ज़्यादा इकट्ठा ना हो, यूरिया इकट्ठा ना हो। तो यूरिया क्रिएटिनिन की अमाउंट को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइट, ठीक है। अब किडनी है वो वीक हो रही है तो उसे भी खाना चाहिए, तो हम उसका ध्यान रखते हैं कि किडनी को ठीक होने के लिए एनर्जी मिलती रहे, ठीक है। तो डाइट का इंपॉर्टेंस यहाँ पर आ जाती है। तीसरा पार्ट आता है किडनी खुद। किडनी जो हमारी होती है, हम मरी हुई चीज़ को जिंदा नहीं कर सकते, यानी किडनी को नुकसान हुआ तो कुछ हिस्सा उसका अंदर मर जाएगा, हम उसे जिंदा नहीं कर सकते। बट जो बची कुची किडनी है उसकी फंक्शनिंग को सुधार कर हम क्रिएटिनिन और यूरिया को बेटर तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो GFR बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन यूरिया डाउन हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ये भी तो देखी जाती है कि जैसे कोई किसी इंसान की एक किडनी खराब हो गई है तो जो पूरा प्रेशर होता है वो दूसरी किडनी पे ट्रांसफ़र होगा, तो वो कैसे चलेगी फिर? नहीं, आपने बात बिल्कुल सही की। अगर किसी भी वजह से मान लो एक्सीडेंट हो गया या हमने इन्फेक्शन हो गया किडनी में, एक किडनी पूरी निकाल दी, अब किडनी रह गई एक, तो बॉडी में एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है जी। तो बॉडी क्या करती है कि किडनी सारा ब्लड एक ही किडनी की तरफ पुश हो रहा है, किडनी अपने साइज को बड़ा कर लेगी ऑटोमेटिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, अच्छा, ठीक है। तो वो इस पर्सन सिंगल किडनी में भी सर्वाइव कर लेता है। अगर इस किडनी का कोई नुकसान हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, तब तो खत्म ही ना बात, तब तो बची ही नहीं कुछ। अगर मान लीजिए कि किसी इंसान की किडनी खराब ही हो गई, वो डायलिसिस कराना ही पड़ गया उसको, तो उसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, अगर किसी का डायलिसिस शुरू हो गया है, अब यहाँ पे हफ्ते में कितनी बार डायलिसिस हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ क्या होगी। अगर हम हफ्ते में एक बार डायलिसिस करवाते हैं तो हम लेके चलते हैं कि ऑलमोस्ट नॉर्मल एज मिल जाती है, 20 से 30 साल मिल जाते हैं। अगर हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा है तो एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी डाउन हो जाती है, 5 ईयर्स पर आ जाती है। और अगर हम हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है किसी भी रीज़न से, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो 6 मंथ टू 1 ईयर या 1.5 साल तक आप मैक्सिमम उसको ले जा सकते हो, और 1.5 साल में बॉडी खत्म हो जाएगी। तो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी डिसाइड कर रही है कि पेशेंट कितना लंबा सर्वाइव कर पाएगा। तो हमारा अब अगर हमने फ्रिक्वेंसी को डाउन रखना है, मान लो कि शुरू हो भी गया है, हफ्ते का एक है और एक ही बना रहे या वो बंद हो जाए, तो हमें कहीं ना कहीं जो नेचुरल प्रोसेस है खून साफ करने का, यानी किडनी, उसे थोड़ा सा काम लेना पड़ेगा। थोड़ा काम अगर मान लो किडनी कर रही है तो या तो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी या फिर कम पड़ेगी, तो थोड़ा थोड़ा काम किडनी से लेते रहना चाहिए। अगर पूरा बंद कर दोगे तो लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। तो बात तो सही है कि अगर आप पूरी चीज़ एक ही चीज़ पर भार डाल दोगे तो आपकी लाइफ कम होने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। तो जैसे अभी मेरा सवाल ये था कि
अगर किसी इंसान को कुछ हो जाए या डायलिसिस हो जाए तो वो मतलब कैसे ट्रीट करे अपने आप को, तो घर पे कोई ट्रीटमेंट हो सकता है इसका? जैसे मैं बाकी यूट्यूब चैनल्स की बात कर रही हूँ, बाकी जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर घर पे कैसे अपने आप को ट्रीट करें, ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है। तो ऐसा भी कुछ होता है कि घर पे ट्रीट हो रहे हैं आदमी? कुछ चीज़ें पेशेंट कर सकता जी। है, हम बिल्कुल ना कर दें ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें एक पेशेंट के हाथ में ही होती हैं। बीपी और शुगर, अगर आपको पता है कि आपकी किडनी किस वजह से खराब हुई थी, बीपी आप घर पर चेक कर सकते हो, शुगर का आप घर पर चेक कर सकते हो। आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपका बीपी और शुगर नॉर्मल लिमिट्स में रहे। अब आप उसके लिए मेडिसिन ले रहे होते हो, तो आपने मेडिसिन ली, आप अपना बीपी और शुगर टेस्ट करो कि वो नॉर्मल लिमिट्स में है या नहीं है। क्योंकि अगर आप मेरे से मेडिसिन ले भी गए, ये काम आपको घर जाके करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि बीपी आपका बढ़ा है, शुगर बढ़कर आ रहा है, तो हम कहते हैं कि उसकी चार्ट बनाओ, उसको एक आप लिखते चले जाओ, नोट डाउन करते चले जाओ, और आप चाहे अपने डॉक्टर्स को दिखाओ, चाहे आप हमारे डॉक्टर्स को दिखाओ, बट आपको वो दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मेरा बीपी इतना आ रहा है, इतने बजे आ रहा है, मेडिसिन खाने से पहले आ रहा है, मेडिसिन खाने के बाद आ रहा है, क्योंकि उससे हमें हेल्प मिलती है उस बीमारी को कंट्रोल करने में जिसकी वजह से किडनी खराब हुई थी। ठीक है, ठीक है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा, जैसे कि पेशेंट ज़्यादातर यही जानना चाहते हैं कि परसेंटेज लेवल ठीक होने का क्या होता है? परसेंटेज देखिए, मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि लोग मेरे से यही पूछते हैं। मैं अपना तो बता सकता हूँ, बाकी मैं सबका नहीं बता सकता। अच्छा, तो यहाँ पे आगे कितने लोग ठीक हो सकते हैं, कितने परसेंट ठीक हो सकते हैं? मैं पहले एक टर्म ठीक कर देता हूँ, वो है ठीक। किडनी फेलियर के पेशेंट्स पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकते। हम किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाते हुए पहले महीने में 80% पेशेंट्स को आराम दे देते हैं कि क्रिएटिनिन लेवल डाउन होने शुरू हो गए। मगर जब हम ठीक वर्ड कहते हैं तो ठीक वर्ड का मतलब होता है क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल होना। तो नॉर्मल लाना मुश्किल होता है, क्योंकि किडनी के अंदर अगर हिस्सा कोई डेड हो गया है, मर गया है, तो ठीक करने के लिए मुझे जिंदा करना पड़ेगा, और ऐसी शक्तियाँ किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है जो मरे को जिंदा करते हैं। तो इसी वजह से ठीक वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा, क्योर वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। वहाँ पर इम्प्रूवमेंट वाली बात है कि GFR बढ़ाना, क्रिएटिनिन डाउन करना, वो हम 80% पेशेंट को फर्स्ट मंथ में ही डिलीवर कर देते हैं। चलिए, तो ये बहुत शायद खुशी की बात आप लोगों के लिए भी होगी कि 80% तक यहाँ पर इम्प्रूव हो जाती है, क्योर नहीं होती है। चलिए, तो आशा है कि आपको समझ आया होगा कि आखिर अगर आप डायलिसिस कराते हैं तो आपके शरीर में क्या क्या नुकसान होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दुत्तपुरु जी। थैंक यू। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए, और पुरु धवन जी के जो किडनी ट्रीटमेंट का जो तरीका है उसके साथ बने रहिए, जिससे कि हम आगे और आ सकें। बिल्कुल। तो अभी इससे पहले जैसे कि आपने देखा कि डॉक्टर पुरु धवन ने क्या क्या बताया किडनी के बारे में, तो आपको बिलीव दिलाने के लिए अभी हमारे साथ एक पेशेंट भी मौजूद है जो कि किडनी की ही पेशेंट है, जो कि एक बच्ची है। सबसे पहले तो आपका नाम बताइएगा। शीतल। आप कहाँ से? पलवल से। पलवल। तो अभी जो है इनके मामा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, आप लोग कहाँ से आए हैं फिलहाल? पलवल में कहाँ से? पलवल में गांव से आए हैं, गुदराना गांव से। अच्छा। तो क्या प्रॉब्लम थी इनको? मैम, इसको प्रॉब्लम थी, किडनी की प्रॉब्लम थी इसको। मतलब स्टार्टिंग में इसको किडनी की प्रॉब्लम ऐसे ही, इसको प्रोटीन लॉस हुआ था, तब हमें इसको मालूम हुआ कि इसके किडनी की दिक्कत है। अच्छा। तो इससे पहले भी आप कहीं कहीं गए होंगे? कहाँ? जी मैम, हमने आगरा भी दिखा चुके हैं, हम एम्स में भी दिखा चुके हैं, और जयपुर भी दिखा चुके हैं इसको। और हमने इसको आगरा दिखाया था, तो वहाँ पे हमने इसको भर्ती किया था। मतलब इसकी प्रॉब्लम 1 साल हो गई इसको। अच्छा। किडनी की प्रॉब्लम को, तो वहाँ पे इसकी 4-5 बार डायलिसिस भी हो गई थी। तब किडनी की प्रॉब्लम हुई थी, तब इसका जो क्रिएटिनिन लेवल था वो 13 था। अच्छा। तो फिर डायलिसिस 3-4 बार हुई थी, तो इसका क्रिएटिनिन लेवल 1.5 के करीब आ गया था। तो इसकी दवाएँ चलती रहीं, फिर कुछ दिन दवा चलने के बाद फिर उसको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। अच्छा। तो फिर हमने सोचा कि अब एलोपैथिक में तो होगा नहीं, फिर हमने आयुर्वेदिक की तरफ गए। तो हमने फिर यूट्यूब पे देखा था पुरु धवन जी के बारे में, तब हम यहाँ पे आए थे। यूट्यूब के माध्यम से ही आपको पता चला। तो फिलहाल अभी ये कितने साल की है? 15 साल की है। एक 15 साल की बच्ची या लड़की या जैसे भी कहें आप, उन्हें किडनी की प्रॉब्लम है, और इसमें कितनी ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है आप इस बच्ची के मुंह से ही जान लेते हैं। बच्चे, इससे पहले आपको कोई पेन वगैरह भी कैसे कुछ फील होता था इससे? कैसा? तो आप जब यहाँ आए तो कैसा लगा? यहाँ पे डॉक्टर साहब ने कैसे कैसे ट्रीट किया आपको? क्या बोला था उस वक्त में आपको? क्या बोला था सर? डॉक्टर साहब ने ये बोला था कि मतलब इसको किडनी के अलावा इसको थोड़ी यूरिन की भी समस्या है।
यूरोलॉजी की भी समस्या। तो सर ने बोला था कि हम इसको 15 दिन की दवा देते हैं, अगर हम फ़ायदा होता तो हम आगे ट्रीटमेंट चलाएंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। अच्छा। तो आफ्टर 15 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद इसका जो क्रिएटिनिन लेवल था 4.59 था। तो आफ्टर 15 दिन के बाद दवा लेने के बाद इनका क्रिएटिनिन लेवल आ गया था 1.91। तो हमें इम्प्रूवमेंट लगा, तो सर ने फिर 1 महीने की दवा और दी। फिर 1 महीने की दवा देने के बाद इसका फाइनल जो क्रिएटिनिन लेवल है वो 1.61 है। मतलब बहुत आराम है इसको। पहले पेट में भी दर्द रहता था, मतलब प्रोटीन लॉस भी होता था, अब उसमें बहुत फ़ायदा है इसको। अब इम्प्रूवमेंट है, तो जहाँ आप पहले गए थे जिन डॉक्टर्स के पास में, उन डॉक्टर्स का क्या कहना था इनके बारे में? उन डॉक्टर्स का ये कहना था कि मतलब इसका एलोपैथिक में मतलब कोई इलाज है ही नहीं, है मतलब ही इसकी नहीं। मतलब जीवन भर दवाई चलती रहेंगी, उन्होंने ये कहा था। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि फ़िलहाल इम्प्रूवमेंट दिख रही है। तो इन पेशेंट से बात करके मेरे को जो बात पता चली है वो ये भी है कि 45 डेज़ के अंडर में इस बच्ची का जो क्रेटिनाइन लेवल था वो था 4.59 और अब इसका जो क्रेटिनाइन लेवल है वह 1.6 पहुंच चुका है। तो ये एक खुद में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी इंसान को ठीक करने के लिए। और नेशनल खबर की टीम जो है आपके साथ ऐसे और पेशेंट्स को साझा करती रहेगी जो इम्प्रूव होते जा रहे हैं, जिससे कि आपको भी एक सटीक जानकारी मिल सके कि आप अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आप कितने प्रतिशत ठीक हो सकते हैं या फिर कितने प्रतिशत आप इम्प्रूव हो सकते हैं।